नमस्कार दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था कोई बहुत अच्छे हालत में नहीं है, ऐसा रिसेंटली कई रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। इनफैक्ट कई हाई फ्रीक्वेंसी डेटा सामने आए हैं जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि वो हैं क्या। उसमें पता चलता है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो स्लोइंग डाउन के साइंस दिखा रही है। आप देख सकते हो ये खबर, इंडियाज हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हाईलाइट स्लो डाउन। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे और साथ ही साथ यूएस और चाइना का यहां पर क्या कनेक्शन है, उसको लिंक करके क्यों बोला जा रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2026 हो, 27, 28, ये तीनों बैच, तीनों साल के जो अलग अलग बैचेस हैं, वो हमारा 29 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। और हमारे बैच के अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटरशिप मिलती है। इनफैक्ट अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं, पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, आप इस पे कॉल कर लीजिएगा। मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय फाइनेंशियल सर्विसेज, कई सारे हैं जैसे नुवामा हो गया, उनके द्वारा बोला गया है कि इंडियन इकोनॉमी स्लोइंग डाउन के साइंस दिखा रहा है। और यहां पर आरबीआई, आप सब जानती हैं कि अभी पिछले महीने यहां पर जो रेपो रेट में कमी की गई थी, तो उसकी वजह से जो ग्रोथ है उसको बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि इंटरेस्ट रेट को कम किया जा सके, लिक्विडिटी बढ़ाई जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहां पर ग्रोथ उतनी शायद बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है और उसके कई कारण हो सकते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में और क्या बोला गया है, बोला यह जा रहा है कि यहां पर जो चीजें पहले डबल डिजिट में थी, जो इकोनॉमिक डेटा पहले डबल डिजिट में थे, 15%, 20%, वो अब सिंगल डिजिट में आ गए हैं। यहां पर भारत का जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है वो दिखाता है कि वी आर स्लोइंग डाउन एंड मोस्ट ऑफ देम हैव गॉन इनटू सिंगल डिजिट। इनफैक्ट ये भी बोला जा रहा है कि जो स्लो डाउन है इंडियन इकोनॉमी का, इट इज नॉट अनटच्ड बाय ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो। क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखोगे तो जिस तरह से यूएस, ट्रंप बार बार टैरिफ की चर्चा करते हैं, चाइना और यूएस के बीच में जिस तरह का वॉर चल रहा है, और इसकी वजह से जब दो लार्जेस्ट इकोनॉमीज ट्रेड वॉर की सिचुएशन में होंगे तो पूरी दुनिया का जो डिमांड है वो कम हो जाता है। क्योंकि दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, तो वहां पर एक इकोनॉमिक चैलेंजेस होंगे, तो उसका इंपैक्ट आपको भारत पर भी, चाहे डायरेक्टली बोल लीजिए या फिर इनडायरेक्टली, वो देखने को मिलेगा। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि ये हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर होता क्या है। देखिए क्या है ना कि आप सब जानते हैं जीडीपी को लेकर मैं हर 3 महीने में वीडियो लेकर आता हूं। लेकिन क्या होता है कि ये जो जीडीपी का डेटा होता है वो 2 महीने के डिले से आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अभी करंट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का जो क्वार्टर 1 है, अब क्वार्टर 1 कौन सा होगा 2025-26 का, ये होगा आपका अप्रैल, मई और जून। तो अभी चल रहा है जुलाई, तो ऐसे तो डेटा आ जाना चाहिए, लेकिन उसको कलेक्ट करने में, कंपाइल करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो ये जो डेटा है अप्रैल, मई और जून के जीडीपी का क्वार्टर 1 का, ये आपको मिलेगा 30 अगस्त को। अगस्त के एंड में ये पूरा डेटा सामने आता है। लेकिन उसके पहले ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं जो मंथली और वीकली रिलीज किए जाते हैं। वो अगर आप देखोगे तो उसको कहा जाता है हाई फ्रीक्वेंसी डेटा। मतलब अगर वहां पर गिरावट आ रही है, इसका मतलब साफ है कि इसका डायरेक्ट असर आपको हमारे जीडीपी के ऊपर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल जीएसटी का कलेक्शन, पावर कंजम्पशन, ई-वे बिल हो गया, व्हीकल का सेल कितना है, बैंक क्रेडिट कैसा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन, सीमेंट और स्टील का प्रोडक्शन। तो ये सब डेटा में अगर स्लो डाउन है तो डेफिनेटली जीडीपी में भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और सिचुएशन कितनी खराब है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली 12 महीने का एवरेज अगर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स का, तो उसमें आपको डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा। मतलब इससे पता चलता है कि जो लोग हैं वो कम आइटम्स खरीद रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे पैसेंजर व्हीकल हो गया, गाड़ियों की जो सेल है वो आप सोचिए पहले पिछले साल 7% के आसपास थी उसमें ग्रोथ, और अब ये गिरकर हो गई है 2% के आसपास। रियल इस्टेट सेक्टर जो अपने आप में काफी बूम कर रहा था भारत के अंदर, ये 28% से गिरकर 4% हो गया। आप समझ रहे हो ये कितना बड़ा ड्रॉप आया है। और आप समझिए ये बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। मतलब प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, मतलब न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं होगी अगर डिमांड नहीं बढ़ेगी। न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं होंगे तो चाहे सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, इसकी डिमांड घट जाएगी। तो ये डायरेक्ट असर दिखाता है। इसके अलावा सैलरी ग्रोथ की अगर हम बात करें, इसमें अगर आप देखिए जो 500 टॉप कंपनीज हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, टॉप 500 कंपनीज, उस कंपनी में जो सैलरी ग्रोथ है वो पिछले साल 12% थी, जो अब गिरकर 6% हो गई है। जो 8 मेजर सेक्टर्स होते हैं ना, कोयला हो गया, पेट्रोलियम, मतलब इस तरह की जो 8 मेजर सेक्टर्स होते हैं, वो भी आपका 3% पर आ चुका है, क्योंकि पिछले बार ये 8% था। डीजल का कंजम्पशन इज जस्ट 1%, और जो मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स की सेल है वो डिक्लाइन होकर 3% हो गई, 3% डिक्लाइन हुई है।
तो सिचुएशन लगातार खराब हो रही है। सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो अगर मान लो डिमांड लोग करते हैं, ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, तो लोन की संख्या भी बढ़ जाती है, लोग क्रेडिट ज़्यादा लेते हैं, इसमें भी स्लो डाउन आया है। बैंक में जो क्रेडिट है ये पहले 16% था, ये गिरकर हो गया 9%। जो जीएसटी का कलेक्शन है वो आपका स्लो डाउन हुआ है, पहले ये 11% था, जून में गिरकर हो गया 6.2%। मतलब रिपोर्ट्स ये कह रही हैं दैट मोस्ट हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स दे हैव रिटर्न टू सिंगल डिजिट, जो कि प्री पैंडेमिक ईयर्स को दिखाता है। मतलब 2020 में जो पैंडेमिक आया था उसके पहले 2018-19 में जो सिचुएशन थी वैसा आपको कुछ देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो स्लो डाउन है यूएस और चाइना में, ये भारत पर कैसे इंपैक्ट कर रहा है। देखो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे जो डोमेस्टिक सिचुएशन है उसमें तो प्रॉब्लम है ही है, यहाँ पर जैसे अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या है कि इस समय यूएस और चाइना के बीच में एक बड़ी वॉर कह लीजिए, टैरिफ को लेकर टेंशन्स कह लीजिए, ये सब चल रहा है। अब ऐसा होता है तो ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, तो वहाँ पर लोगों की इनकम घटेगी, मतलब लोगों की इनकम घटेगी, वहाँ पर लोग डिमांड कम करेंगे, और लोग जब वहाँ पर डिमांड कम करेंगे तो क्या भारत एक्सपोर्ट कर पाएगा? क्योंकि आज के डेट में हम कंजम्पशन की बात करते हैं, ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन की जब बात करते हैं तो यहाँ पर भारत भी बड़े सारे आइटम्स एक्सपोर्ट करता है। लेकिन अगर दुनिया भर में डिमांड कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारा मार्केट शेयर भले ही बढ़ जाए, लेकिन ओवरऑल जो एक्सपोर्ट है वो तो कम होगा ही, और जब एक्सपोर्ट कम होगा तो उसका डायरेक्ट असर भारत के जीडीपी पर आएगा। सो दैट्स बिकॉज ग्लोबल डिमांड इज वीकनिंग, नॉट जस्ट पॉलिसी रिलेटेड शॉक। भारत में जो हमारे डोमेस्टिक सिचुएशन है वो तो है ही है, लेकिन ये भी प्रॉब्लम हो रहा है। और स्पेसिफिकली अगर मैं आपको यूएस टैरिफ की बात करूं, क्योंकि काफ़ी लोगों का ध्यान सिर्फ यूएस टैरिफ के ऊपर ही है। देखो टैरिफ तो एक फैक्टर है कि बार बार प्रेशर डाला जा रहा है कि 20%, 26%, 100%। आपने कई बार देखा होगा ब्रिक्स देशों के ऊपर हम और एक्स्ट्रा परसेंट लगाएंगे, तो इस तरह की सिचुएशन आती रहती है। ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यही है, क्योंकि टैरिफ के अलावा इसमें जो बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यूएस और चाइना में अगर कंजम्पशन कम होगा, डिमांड कम होगा, तो इसकी वजह से भारत के ऊपर असर आएगा। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो भारत यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि टैरिफ को लेकर कोई डील हो सके तो वो किया जाए। काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही है कि अब होने वाला है, अब होने वाला है। ट्रंप भी बार बार हर 2 दिन में आ जाते हैं, कह देते हैं कि बस होने ही वाला है, अभी तक हो तो नहीं पाया है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमारी कोशिश यही रहेगी कि कुछ जो सर्टेन इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ जो सेक्टर्स हैं वो इम्पैक्ट होंगे, लेकिन हम अपने बाकी के सेक्टर्स को जैसे एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी हो गया, उसको प्रोटेक्ट करके रखें। तो यहाँ पर होगा क्या कि मान लीजिए जैसे वियतनाम के साथ डील हुआ है, वियतनाम के ऊपर 20% का टैरिफ लगा है, बांग्लादेश के ऊपर 35% का टैरिफ लगा है, तो वहाँ पर गुड्स, चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगा है तो वहाँ पर गुड्स महंगे होंगे। तो इसका फायदा अगर हम अच्छा डील कर सकें यूएस के साथ तो शायद इसका फायदा भारत को हो सके। तो ये एक पोटेंशियल बेनिफिट हो सकता है, एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि क्या भारत और यूएस के बीच में किसी प्रकार की बेटर डील हो सकती है। वहीं चाइना क्या है ना, पीछे से लगा हुआ है कि कैसे जैसे भारत पर ज़्यादा असर डाला जाए, इंपैक्ट किया जाए। क्यों? क्योंकि देखो क्या है कि इंडिया इज हेविली डिपेंडेंट ऑन चाइनीज इंपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक, सोलर इक्विपमेंट, रेयर अर्थ, आप सुन ही रहे होगे कितनी चर्चा हो रही है। तो इस सब को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, और इसी की वजह से चाइना क्या कर रहा है, भारत पर प्रेशर डाल रहा है इनडायरेक्टली। जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं उसको भारत एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, और इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर कोशिश ये हो रही है चाइना की कि कैसे भारत की इकोनॉमी को किसी न किसी प्रकार से नीचे की तरफ ले जाया जाए। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो चाइना इंडियन ओशन रीजन्स के अंदर जो अलग अलग छोटे छोटे देश हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करने में लगा हुआ है। और क्वेश्चन अब ये आता है कि भारत की स्ट्रैटेजी क्या है। देखो भारत अपने आप को डी रिस्क, डाइवर्सिफाई और डिफेंड कर रहा है। डी रिस्क किससे? चाइना से। भारत भी यहाँ पर जो स्क्रूटनी है वो टाइट कर रखा है चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर, स्पेशली गलवान वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से हम मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहे हैं ताकि हमारी डिपेंडेंसी चाइना पर कम हो सके। और साथ ही साथ यूएस के साथ हम मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि जो सप्लाई चेन है उसमें भारत एक बड़ा रोल प्ले करे, जिसमें एप्पल एक बड़ा एग्जाम्पल है। आप सभी जान रहे हैं, एक बड़ा सक्सेस स्टोरी है कि दुनिया में इतने सारे जो एप्पल के प्रोडक्शन हो रहे हैं उसमें बड़ा हिस्सा अब भारत के पास भी है। और इसके अलावा यहाँ पर हम एक्टिव ट्रेड नेगोशिएशंस कर रहे हैं यूएस के साथ, अगर ये हो जाता है तो एक अच्छा होगा। फिर इसके अलावा भारत अपने आप को एक बेनिफिशियरी की तरह प्रेजेंट कर रहा है यूएस चाइना ट्रेड टेंशन में, कि जिस भी कंपनी को प्रॉब्लम हो वो चाइना से हटकर भारत में आ सकता है। लेकिन खैर इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, मतलब ये जो स्लो डाउन है, अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है हमारी जीडीपी ग्रोथ आगे आने वाले क्वार्टर में नीचे जाएगी, जो टैक्स रेवेन्यू है सरकार का वो नीचे जा सकता है, और जो प्राइवेट
सेक्टर में कैपिटल एक्सपेंडिचर, जॉब क्रिएशन होना था, वो डिले हो सकता है। लोगों की अगर हम बात करें, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज कम रहेंगी जॉब्स की, यूथ के लिए स्पेशली। परचेजिंग पावर डिक्लाइन होगा लोगों का। रूरल स्ट्रेस यहां पर बढ़ सकता है, जो कि सोशल स्टेबिलिटी और वेलफेयर डिमांड पर डायरेक्ट असर डालेगा, और इसीलिए जरूरत पड़ जाती है सरकार की। सरकार को क्या करना है, एक तो रूरल स्पेंडिंग को बूस्ट करने की जरूरत है, मनरेगा हो गया, फर्टिलाइजर सब्सिडीज, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में इंक्रीज कर सकती है सरकार। आरबीआई को एनकरेज कर सकती है कि रेपो रेट कम करे। अभी क्या है कि अगस्त में फिर से यहां पर मीटिंग होनी है। अब अभी क्या है कि इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे तो काफी हद तक नीचे आया है, स्पेशली अभी जो रिटेल इन्फ्लेशन आप देखिए ऑलमोस्ट 2.15% उतना आ चुका है। तो ये एक अच्छी खबर है कि इन्फ्लेशन कम हुआ है, जिसकी वजह से और रेपो रेट नीचे जा सकता है 5.5% से। फिर इसके अलावा टारगेटेड सपोर्ट कर सकती है सरकार एमएसएमईज को, एक्सपोर्टर्स को, तो ये देखना होगा। देखो एक्सपर्ट्स का ये कहना है, जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहना है कि भारत की जो ग्रोथ है वो 7% के नीचे आ सकती है, 7% की भी नीचे और चली जाएगी, जो कि ठीक नहीं है भारत जैसे देश के लिए। और ये के शेप्ड रिकवरी हो सकती है। फॉर्मल सेक्टर आपका ऊपर की तरफ फॉर्मल सेक्टर जो है आपका और ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, और जो रूरल सेक्टर हो गया, इनफॉर्मल सेक्टर हो गया, वो और नीचे की तरफ जा सकता है। के शेप्ड रिकवरी। और इनफैक्ट आपने देखा ही होगा, अभी जो पिछला जो Q4 का जीडीपी आया था, दैट इज जनवरी, फरवरी और मार्च का जो जीडीपी का आंकड़ा आया था, किसी ने नहीं सोचा था, सबने सोचा था 7% तो होगा ही होगा मिनिमम, और ये गिरकर हो गया 6.5%। नाउ जस्ट इमेजिन, ये अगर आप देखिए पिछले 4 साल का सबसे कम आपको आंकड़ा देखने को मिलेगा। मतलब सॉरी, Q4 की मैं बात नहीं कर रहा, यहां पर जो पिछला साल का फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 का, इसमें सबने मानकर चला था कि 7% यहां पर जीडीपी होगी मिनिमम, जो कि गिरकर हो गई 6.5%। और ये आप देख सकते हो पिछले 4 साल में सबसे लोएस्ट है। 2021 का तो हमें पता ही है कि किस तरह से हम नीचे आ गए थे, नेगेटिव में गई थी जीडीपी आपका पैंडेमिक वगैरह की वजह से। लेकिन उसके बाद से आप देख सकते हैं लगातार यहां पर जो है अब ये सबसे लोएस्ट पर है हम, 6.5%। तो देखते हैं आगे आने वाले क्वार्टर्स में भारत की स्थिति क्या रहती है, लेकिन अभी तक जो साइंस वगैरह सामने आ रहे हैं वो स्लो डाउन की चीजें बताई जा रही हैं। लेट्स सी। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस। ये आपको बताना है कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस में। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, जो 2026, 27, 28 तीनों बैच हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 29 अगस्त से, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए। मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। दोस्तों स्टडी IQ लेकर आया है P2I फाउंडेशन के इवनिंग बैचेस। बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 29 अगस्त 6 PM। इसमें आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप हर स्टूडेंट के लिए, हैंड रिटन नोट्स फॉर लाइटनिंग फास्ट रिवीजन, PRP MRP जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर फुल सपोर्ट, और सबसे खास प्रीलिम्स क्लियर करो फुल रिफंड पाओ। मंथली टॉपर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। तो सीट्स लिमिटेड है, अभी डिसीजन लो। डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप, सर्च करो P2I प्रतिज्ञा बैच एंड सेलेक्ट द टारगेट ईयर 2026, 27 या फिर 28 एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल कर लेना, आपको अच्छे से गाइड कर दिया जाएगा। नंबर है 09240023 यह कोर्स नहीं, यह IAS का असली लॉन्च पैड है। स्टार्ट स्मार्ट, गो स्ट्रॉन्ग, बी अनस्टॉपेबल।